नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम इमरजेंसी प्रोविज़न डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने नेशनल इमरजेंसी डिस्कस किया था, स्टेट इमरजेंसी डिस्कस किया था और स्टेट इमरजेंसी का कुछ पार्ट रह गया था, जैसे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू और थोड़ा प्रॉपर यूज़ और इम्प्रॉपर यूज़, मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो किस हिसाब से इसका यूज़ करती है दोस्तों, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक जो इनका कंपैरिजन है आपका नेशनल इमरजेंसी का और स्टेट इमरजेंसी का, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है या नहीं है, मतलब जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उस पर अपनी व्याख्या दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसमें क्या था दोस्तों, 38th अमेंडमेंट 1975, कौन सा दौर, नेशनल इमरजेंसी का दौर, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट दोस्तों। तो इन्होंने क्या करा था, जो इन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट के अंदर कि अगर प्रेसिडेंट एक बार स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं 356 आर्टिकल के तहत, तो उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता किसी भी ग्राउंड पे कोर्ट के अंदर। तो मतलब इन्होंने कोर्ट से भी ज़्यादा पावर लेने की कोशिश करी थी इस टाइम पर, कि मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो इन्होंने कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर इस चीज़ को ठीक करा गया 44th अमेंडमेंट 1978, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई और इस अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। इसमें कहा गया जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है कि भाई प्रेसिडेंट ने लगा तो दी साइन करके प्रेसिडेंट रूल स्टेट के अंदर, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में या कहीं पर भी, वो जुडिशियल रिव्यू से बड़ा नहीं है, मतलब न्यायालय की प्रक्रिया से बड़ा नहीं है प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है। तो 44th अमेंडमेंट में कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मुंबई केस हुआ 1994 में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट रखे कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल जो होगा वो इन कंडीशन में लगाया जा सकता है स्टेट के अंदर दोस्तों। इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रोक्लेम जब होगा प्रेसिडेंट रूल, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये मुंबई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सेकंड पॉइंट क्या है, जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का कि भाई इन्होंने लगा तो दिया, ये रिवलेंट है या नहीं है, या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता था, या मेलाफाइडे यूज तो नहीं हो रहा है। मेलाफाइडे मतलब कि अपने अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना। मान लीजिए केंद्र में किसी और की सरकार है, किसी और पार्टी की, और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो किसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन लगा के वहां पर इमरजेंसी लगा लेना और सारी पावर अपने हाथ में ले लेना। क्या क्या पावर्स आती हैं वो पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड, कि जो बर्डन है प्रूफ करने का कि आपने जो इमरजेंसी लगाई है वो रेलेवेंट है, मतलब ठीक है या नहीं है, वो किस पर दिया गया है, सेंटर पर, केंद्र पर। अब यहां पर आप सोचिए, अगर प्रेसिडेंट पे ही सारी ताकतें थी तो प्रेसिडेंट को क्यों नहीं दिया गया। पहली बात तो प्रेसिडेंट हायर पोजीशन होती है कंट्री के अंदर, फर्स्ट थिंग। दूसरा, सेंटर को इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। इस वजह से सेंटर इसको जस्टिफाई करेगा, ये जो आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है ये कितना रिलेवेंट है उस स्टेट के अंदर, या आपने किस ऑब्लिगेशंस की वजह से ये लगाया है। फोर्थ पॉइंट ये कहा गया कि कोर्ट जो है वो इसका करेक्टनेस नहीं देखेगा। ये मुंबई केस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। करेक्टनेस नहीं देखा कि भाई कितना ठीक है या कितना गलत है। कोर्ट रिलेवेंशन देखेगा कि कितना रिलेवेंट है। कि मतलब ये ठीक है गलत है इससे मतलब नहीं है कि संविधान के हिसाब से ये रिलेवेंट है, या आपने कोई पॉइंट पिकअप किया और उसकी लैक ऑफ ऑब्लिगेशन लिमिटेशन होने की वजह से आपने वहां पर इमरजेंसी लगा दी। ऐसा नहीं होगा। हम इसका रिलेवेंस देखेंगे कि उस स्टेट ने वाकई में गलती करी थी, संविधान से छेड़खानी करी थी, मतलब संविधान के हिसाब से चला था या नहीं चला था। फिफ्थ पॉइंट ये कहा जाता है, जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट का, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशन और इनवैलिड हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसमिस करी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा वो रिस्टोर हो जाएगी। मान लीजिए आज इमरजेंसी लग जाए किसी स्टेट में और फिर इसका 26 मई को कोर्ट रिव्यू करे, जुडिशियल रिव्यू, अगर पाया जाए कि भाई ये गलत तरीके से लगाई गई है, तो जो
स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा, मतलब विधानसभा और वो जो पार्टी है फिर से रिस्टोर हो जाएगी। और लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा जो सस्पेंड या डिसॉल्व करी गई थी दोस्तों। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दोस्तों वो कब डिसॉल्व होती है, जब पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगी प्रोक्लेमेशन। कैसे अप्रूव होती है वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब तक अप्रूव नहीं होगी तब तक प्रेसिडेंट सिर्फ ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली सस्पेंड कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट से वो अप्रूव होने में फेल हो गई तो जो असेंबली उन्होंने सस्पेंड करी थी वो फिर से रिएक्टिवेट हो जाएगी दोस्तों। 7th पॉइंट ये कहा जाता है बुम्बई केस के अंदर कि सेकुलरिज्म जो है हमारा बेसिक फीचर है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स करती है, मतलब सेकुलरिज्म को खराब करती है, हमारा जो संविधान का ढांचा है उसको खराब करती है, तब भी आर्टिकल 356 उस पर लगाया जा सकता है दोस्तों। 8th पॉइंट ये कहा जाता है उस केस में कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसका जो डिसीजन होगा वो फ्लोर पे होगा, टेस्ट होगा, वोटिंग होगी, और जो अगर लूज हो जाता है तो मिनिस्ट्री जो है उसकी वो भी अनसीटेड हो जाएंगी, मतलब मिनिस्ट्री भी वहां से हट जाएंगी। ये इसमें कहा जाता है 8th पॉइंट में दोस्तों। 9th पॉइंट में कहा जाता है अगर कोई पार्टी नहीं एज्यूम, मान लीजिए इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और ये चली गई, बीजेपी गिर गई, कांग्रेस की पार्टी आ गई, तो वो तब तक वहां पर जो मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं उस अथॉरिटी के द्वारा उसको डिसमिस नहीं कर सकती उन स्टेट्स के अंदर। ओके। 10th पॉइंट ये कहा जाता है कि जो आर्टिकल 356 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था, ये एक एक्सेप्शनल पावर है और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओकेशनली इसका यूज होना चाहिए कि हाँ अब संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हमको इस सेंटर को कुछ कार्य वहां पर करना चाहिए, ठीक है। ये मुंबई केस की बात हो गई। और ये याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये बात कही गई, 44th अमेंडमेंट 1978 में, और जो 38 अमेंडमेंट हुआ था उस 1975 में, उसमें कहा जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं केस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज। प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज मतलब प्रॉपर जो हाँ मतलब ठीक है, जो अच्छे से कानूनी व्यवस्था में खिलवाड़ हुआ है तो हम आर्टिकल 356 लगा रहे हैं, लेकिन इम्प्रॉपर यूज मतलब अपने फायदे के लिए। अभी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि गवर्नर कैसे उपयोग करते हैं इसको केंद्र के फायदे के लिए, इमरजेंसी को। तो मुंबई केस में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की व्याख्या रखी कि कौन से प्रॉपर प्रेसिडेंट रूल है कौन सा इम्प्रॉपर। ये क्वेश्चन पॉइंट्स में डाल के पूछा जा सकता है कि प्रॉपर इमरजेंसी में कौन कौन से प्रोविजन आते हैं और इम्प्रॉपर इमरजेंसी में कौन कौन से प्रोविजन आते हैं। तो प्रॉपर इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी रखी, अगर हंग असेंबली हो जाए, मतलब कोई भी पार्टी, मान लीजिए इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी पे मेजोरिटी नहीं आई तो हंग असेंबली हो गई कि भाई वहां पे सरकार नहीं बन सकती उस स्टेट के अंदर, आपको इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, तो ये प्रॉपर में आ गई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर पार्टी अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे उस स्टेट के अंदर और गवर्नर, याद रखिएगा, फिर मान लीजिए कोई पार्टी है उसने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी तो गवर्नर का काम है कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट बन पा रही है या नहीं बन पा रही है वो देखे, और कोलिशन गवर्नमेंट भी कमांड नहीं ले पा रही है, मतलब मिलजुली सरकार भी नहीं बन पा रही है, तो गवर्नर वहां पर ऑर्डर इशू, मतलब गवर्नर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी को, ये प्रॉपर यूज में आती है। थर्ड पॉइंट ये कहा जाता है कि अगर मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे, अगर वो हार जाए असेंबली के अंदर, मतलब वोटिंग हो रही है, कैसे, बजट पेश हो रहा है तो बजट पे वोटिंग होती है, मान लो बजट पेश में वोटिंग जो है वो पक्ष, जो सरकार है उसके पक्ष में नहीं गिरी तो हार गए, वहां पे गवर्नमेंट भी हार गई, मिनिस्ट्री भी हार गई, और कोई भी पार्टी सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है तो वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फोर्थ पॉइंट ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है, जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, उसके हिसाब से अगर केंद्र सरकार नहीं चलेंगी तो वहां पर इमरजेंसी लगेगी। फिफ्थ पॉइंट ये कहा जाता है, ये फोर्थ पॉइंट था, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट में कहा जाता है कि अगर संविधान के अगेंस्ट जाएंगे
ऊपर वाले पॉइंट में और इसमें डिफरेंस है दोस्तों। बट ऊपर वाले पॉइंट में है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिशा निर्देश करेगी। फिफ्थ पॉइंट में यह है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और एक्टिंग अगेंस्ट द, मतलब उसके अलग अलग हिसाब से चल रही है, उसके साथ नहीं चल रही है। और कानून, मतलब जो आईपीसी हैं और जो कानून बनाए जाते हैं उनके हिसाब से नहीं चला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वायलेंट रिवोल्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, तो वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट खुद ही रिफ्यूज कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को, और जो सिक्योरिटी है स्टेट की उसको खतरे में डाल दे। मान लीजिए कोई भी स्टेट किसी और देश के साथ जाके मिल जाए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश कि हम नेपाल की टेरिटरी से जाके मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली अगेंस्ट है। आप तो पूरी कंट्री की चीज़ों को डेंजर में डाल देंगे, तो ये संविधान के खिलाफ है, तो यहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये प्रॉपर तरीके हो गए। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर यूज की। इम्प्रॉपर यूज जो होता है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मतलब ये देखा गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं इम्प्रॉपर के, इसमें सत्ता पक्ष को, जो केंद्र में सरकार होती है, उसको बहुत फायदा होता है। इसमें लिखा है कि अगर कोई मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे या मेजोरिटी लूज कर दे, और प्रेसिडेंट जो है वो अपना रूल लगा दें उस स्टेट के अंदर, और किसी भी अदर मिनिस्ट्री से अल्टरनेटिव लिए बिना या अदर मिनिस्ट्री को परफॉर्म करे बिना वहां पर अपना डिस्क्रिशनरी पावर से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दें। सेकंड पॉइंट ये कहा जाता है कि मान लो कि सरकार गिर गई, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो देखें कि भाई सरकार बन सकती है नहीं बन सकती, लेकिन गवर्नर भी इस पर कोई कार्य करे नहीं और सीधे प्रेसिडेंट रूल के लिए वहां पर अपना डिसीजन दे दें, एडवाइस दे दें, और फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ये इम्प्रॉपर यूज है, मतलब सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है। थर्ड पॉइंट ये कहा जाता है कि where the ruling party enjoy majority support in assembly had suffered a massive defeat in the general election to the Lok Sabha such as 1977 and 1980। 1977 जब राष्ट्रपति शासन हटा था, नेशनल इमरजेंसी हटी थी हमारे देश से, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। फिर 1980 में वो भी गिर गई थी, तो वहां पर उस टाइम भी इमरजेंसी, ऐसा भी होता है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है स्टेट में। इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवेंशन ऑफ फिजिकल ब्रेकडाउन, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस तो हटा ही दिया है वर्ड, मैंने आपको बताया आर्म्ड रिबेलियन उसकी जगह आ चुका है, तो इस पॉइंट का कोई रिलेवेंस नहीं है। फिफ्थ, माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, मतलब ये लगा दें स्टेट पर कोई आरोप लगा दे केंद्र सरकार की वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है और करप्शन वाकई में हो रहा है, तो ये सब इम्प्रॉपर यूज में आएंगे। ठीक है, प्रॉपर यूज के वो पहले वाले थे। ऐसे माल एडमिनिस्ट्रेशन की व्याख्या करके वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या फाइनेंशियली एक्जिजेंसी की वजह से वहां पर इन इमरजेंसी लगाई जा सकती है स्टेट के अंदर। सिक्स पॉइंट ये कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रायर वार्निंग नहीं दें खुद को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब खुद को ठीक करने के लिए कोई वार्निंग ना दी जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अपने कार्य को आगे बढ़ाती चलें, तो वहां पर केंद्र के पास इतनी पावर है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है, इसमें कहा जाता है जो इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स हैं और जो रूलिंग पार्टी, ये दिक्कत बनी रहती है दोस्तों। जो केंद्र में सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उसके अगर राज्य में सरकार है उसी पार्टी की, तो बहुत फायदा मिलता है। तो ये डिफरेंस, ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है पूरे 5 साल जब तक सरकारें रहती हैं। तो इस वजह से कोई पर्पस से लगाया जाए तो वो भी इम्प्रॉपर यूज में आएगा हमारे प्रेसिडेंट रूल के दोस्तों। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज पता कर लिए हमने, और जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जो बहुत अच्छा चार्ट दे रखा है लक्ष्मीकांत में, नेशनल इमरजेंसी का और प्रेसिडेंट रूल का। ठीक है दोस्तों, ये प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 352, और ये नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352, और ये प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356। तो इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको कंपेयर करा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो प्रोक्लेम करी जाती है कब, जब सिक्योरिटी इंडिया की खतरे में हो, वार हो रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। इनको हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, बट ये कंपैरिजन है। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये तब करी जाती है प्रोक्लेम
ये जरूरी नहीं है कि कोई वॉर हो रहा हो, इसका कोई कनेक्शन नहीं है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन से। जब संविधान के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा हो स्टेट के अंदर, तब इसको प्रोक्लेम करा जाता है। सेकंड पॉइंट ये कहा जाता है कि जब ये चलती है नेशनल इमरजेंसी, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होता है वो भी फंक्शन करता रहता है, वो भी कार्य करता रहता है, लेकिन जो केंद्र होता है उस पर कॉन्करेंट पावर आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन को लेके स्टेट की। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जब इमरजेंसी चलती है, प्रेसिडेंट रूल चलता है, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उसको डिसमिस करा जाता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको सस्पेंड और डिसॉल्व करा जाता है, और प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सारी पावर स्टेट की गवर्नर के थ्रू, और पार्लियामेंट उस पर कानून बनाती है स्टेट के अंदर। मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई इमरजेंसी लगी या झारखंड में लगी है, कहीं पे भी लगी, तो वहां की जो एग्जीक्यूटिव है वो डिसमिस हो जाएगी और वहां की जो विधानसभा है वो सस्पेंड हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी, और सारी पावर प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कहा जाता है? थर्ड पॉइंट ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, कानून बनाती है स्टेट लिस्ट पे भी खुद से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस पर कोई कानून किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाए, खुद से बनाएगी, मतलब संसद के अंदर वो पास होगा। लेकिन जब इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती है, पार्लियामेंट एक अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है, मतलब प्रेसिडेंट एक अथॉरिटी बनाते हैं और वो कानून बनाती है दोस्तों, और उसको प्रेसिडेंट एक्ट्स कहा जाता है। मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और प्रेसिडेंट एक अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करते हैं, वही कानून बनाती है। जो नेशनल इमरजेंसी है उसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, लेकिन हर 6 महीने में उसको अप्रूव कराना है पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, और इसका मैक्सिमम पीरियड है 3 साल। प्रेसिडेंट रूल का मैक्सिमम पीरियड है 3 साल, और 1 साल के बाद अगर आपको फिर से करना है तो उसके प्रोविजन हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि पूरे देश में या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या सेकेंड इलेक्शन कमीशन ये मना कर दे कि यहां पर इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी जो एरिया है, जो चीजें हैं वो स्टेबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि इस टाइम पे जो रिलेशनशिप है सेंटर के सारी स्टेट के साथ चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि सिर्फ उसी स्टेट के साथ चेंज होंगे जहां पर इमरजेंसी लगी है केंद्र के रिलेशन। मान लीजिए झारखंड में इमरजेंसी लगी है या मध्य प्रदेश में इमरजेंसी लगी है, तो केंद्र के सिर्फ उन्हीं स्टेट के साथ जो रिलेशन है वो चेंज होंगे दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट ये कहा जाता है दोस्तों कि जो रेजोल्यूशन पास होगा उसे अप्रूव होना है स्पेशल मेजॉरिटी से, जब कंटिन्यूएंस का भी और अप्रूविंग का भी, और इसमें सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है प्रेसिडेंट रूल में, याद रखिएगा। 7th पॉइंट ये कहा जाता है कि इसमें फंडामेंटल राइट इफेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे इफेक्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी के लेक्चर में, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में दोस्तों फंडामेंटल राइट पे कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है। 8th पॉइंट ये कहा जाता है लोकसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर इज रिवोकेशन, मतलब लोकसभा को पास करना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से जब इसको हटाना है, लेकिन इसमें कोई प्रोविजन नहीं है पास करने का, सिर्फ प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से अपने आप ही इसको खत्म कर सकते हैं दोस्तों ये हमने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा अच्छे से, मतलब स्टेट इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी बची है, इस लेक्चर को मैं अलग से भी अपलोड करूंगा, और जो स्टेट इमरजेंसी के दोनों लेक्चर्स हैं उनको मैं कंबाइन भी कर दूंगा, जिससे अगर आपको एक बार में देखना हो तो आप एक बार में देख लीजिएगा, और अलग अलग वाइज पे देखना हो तो अलग अलग देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।